once again with more important questions of economic development and policy in India, semester 6. Let's talk about 2-3 more important questions which are very much expected in your upcoming exam. बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है जो मैंने शॉर्ट नोट में आप लोगों को इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो इससे पहले वाली वीडियो पे जा सकते हैं और उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही खास क्वेश्चन है वो मैंने बताए हैं. आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए. तो उसमें ही मैंने एक क्वेश्चन बताया था, शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज HDI, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट question of economics for regular as well as distance students. What is HDI? HDI क्या है? 90s के टाइम पे HDI का कॉन्सेप्ट निकल के आया था. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है जिससे हम किसी भी इकोनॉमी को कुछ पैरामीटर्स के ऊपर नापते हैं कि वो कंट्री जो है अमंग ऑल द 191 कंट्रीज कौन से लेवल पे स्टैंड करती है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है एनलार्जमेंट इन ह्यूमन कैपेबिलिटीज और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स. UNDP के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है HDI का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू राइट डाउन. UNDP इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. UNDP एक ऐसी एजेंसी है जो UNO की का पार्ट है और इसी ने कंस्ट्रक्ट किया HDI का इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. और इसको जो नापने का जो पैरामीटर होता है वो 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड है HDI. नंबर 1 इज हेल्थ, नंबर 2 इज एजुकेशन एंड नंबर 3 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. What are the 3 parameters? Very important to note down: health, education and standard of living. और health के लिए जो पैरामीटर है वो है life expectancy at the time of birth. education के लिए है gross enrollment ratio and आपका जो थर्ड पैरामीटर है आपका standard of living, उसके लिए हम इंसान का standard of living चेकआउट करते हैं. तो ये 3 पैरामीटर्स के बेस पे हम कंट्रीज को रैंक वाइज ऑर्डर देते हैं कि कौन सी कंट्री किस रैंक पर है और जितना ज्यादा एक कंट्री रैंक में दूर होगी उतना ही खराब उसका परफॉर्मेंस होगा. अगर हम करंट डेटा की बात करें तो इस टाइम इंडिया का जो HDI इंडेक्स है वो 132 है अमंग 191 कंट्रीज. हमेशा से ये ऐसा ही रहा है हमारा, 130, 131, 135, 132 लाइक दिस ओनली. तो अर्लियर इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो और भी खराब था, अब फिर कुछ हम ऊपर आने लगे हैं, वरना हम लोग 140 के भी बाद आया करते थे. तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस इंडेक्स पे को काफी रियल इंडेक्स भी माना जाता है और ये रिलीज किया जाता है 24 जुलाई को टोक्यो में. ठीक है, HDI रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट वो 24 जुलाई को टोक्यो में रिलीज की जाती है. इंडिया का रैंक अभी 132 है और इसके अलावा जो बहुत सारी कंट्रीज हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जो मीडियम डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उसमें साउथ अफ्रीका, मंगोलिया, फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज आती हैं और यही हम HDI में बेसिकली लिखेंगे. श्रीलंका इज मच बेटर देन इंडिया इन HDI, यू नो. तो ये हमारा HDI का कॉन्सेप्ट था, ये आपने जरूर करना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी कैन फोकस ऑन इज इंक्लूसिव ग्रोथ. ये कई स्टूडेंट ने मुझे डिमांड भी किया कि इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बताया जाए. तो जैसे कि हमें पता चलता है कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव का मतलब ही क्या है. इंक्लूसिव का मतलब है कि जब हम बात करते हैं ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इंक्लूसिव ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द सोसाइटीज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल. हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं बता दूं कि जब हम सबको बराबरी का दर्जा देते हैं, कहना बहुत आसान है इक्वालिटी, बट इक्वालिटी को अप्लाई करना इज एज डिफिकल्ट. तो सबको जब हम बराबर का दर्जा देते हैं, सब कुछ फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सोसाइटी के अंदर, उसी को इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है. तो बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ इज ओवरऑल एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. तो पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सिविल क्रिटिकल सर्विसेज एक्सेस करवाना, स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब इसके पैरामीटर्स माने जाते हैं. और इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करके ज्यादा ध्यान रखते हैं. एंड not to forget one thing is we have to take care of our environment also. हमें अपने environment का भी इस चीज में ध्यान रखना है. हम अपने environment को compromise नहीं कर सकते in lieu of growth and development. आपने देखा होगा अक्सर ये dilemma देखने को मिलता है
और हमसे पूछा भी जाता है कि हमारे देश में अगर हम डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं तो हम अपने इन्वायरमेंट को रुइन कर रहे हैं, और अगर हम इन्वायरमेंट पे ध्यान देते हैं तो डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो उसके लिए हमारा क्या सिस्टम है? तो सिस्टम यही है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करना है, सो दैट हम उसको बहुत ही अच्छे से उसके साथ जस्टिफिकेशन कर सकें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट इज बीओपी। बीओपी मैंने आप लोगों को लिखवाया था पिछली बार के क्वेश्चन, पिछली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो बीओपी आपको लिखना है, बीओपी के कंपोनेंट्स भी आपको आ सकते हैं। तो बीओपी आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक टू साइडेड बुक एंट्री सिस्टम है जिसमें आप डेबिट एंड क्रेडिट साइड बनाते हैं, जितना रिसीट्स है, जितना एक्सपेंडिचर है कंट्री का, वो सब उसमें मेंशन्ड होता है, दैट इज बीओपी। डबल एंट्री बुक कीपिंग भी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर हमारे दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट डाउन। हमारे बीओपी के कॉन्सेप्ट में दो चीजें आती हैं, एक आता है करंट अकाउंट और एक आता है कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? उसमें पहला कंपोनेंट है विजिबल ट्रेड विच इंक्लूड्स ऑल द गुड्स। Second is invisible trade, which includes all the services. Number 3 is unilateral transfers to and from abroad. What are unilateral transfers, students? देखिए दो तरह के ट्रांसफर्स होते हैं, एक बायलैटरल ट्रांसफर होता है, एक यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है। बायलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है टू साइडेड ट्रांसफर्स, जिसमें एक साइड से गया है और दूसरी साइड से आता भी है। ट्रांसफर नहीं, फैक्टर पेमेंट बोल सकते हैं आप उसको। और दूसरा जो है हमारा यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है कि जो सिंगल साइड से गया है, जिसको हम ट्रांसफर पेमेंट भी बोल सकते हैं। तो दीज आर द पेमेंट्स दैट आर नॉट फैक्टर पेमेंट्स। फॉर एग्जांपल डोनेशंस आ गए, गिफ्ट्स आ गए, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। फिर आपका आता है फोर्थ कंपोनेंट इज इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट। जो आपकी इनकम रिसीव हुई है और जो आपने इनकम पे की है, वो दोनों चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट? विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स। नाउ कमिंग ऑन टू कैपिटल अकाउंट। अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसमें पहला आता है लोन्स टू एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। जो भी हमने अपनी कंट्री से बाहर की कंट्रीज को लोन दिए हैं और हमने अगर बोरो किया है कुछ बाहर से, तो वो दोनों का मेंशन आएगा इसमें। फिर इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, जो भी हमने अपने देश से इन्वेस्ट किया है और जो भी बाहर की कंट्री के लोगों ने हमारे देश में इन्वेस्ट किया है। एंड थर्ड बट नॉट द लास्ट इज चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में चेंजेस आए हैं वो सारे भी इसके अंदर नोट डाउन किए जाएंगे। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है तो कैपिटल अकाउंट उसको फाइनेंस करता है, एंड वाइस वर्सा। अगर कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट होता है तो करंट अकाउंट उसको फाइनेंस करता है। दिस कैन बी डन बाय बोरोइंग्स मोर मनी फ्रॉम अब्रॉड एंड लेंडिंग मोर मनी टू नॉन रेसिडेंट्स। अब देखो बच्चों, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं करूंगी, बट मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगी कि जो मोटी मोटी चीजें हैं इनको ध्यान रखिए। आप लोग इन क्वेश्चंस को अपने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चंस मैंने अभी की वीडियो में कवर तो किए हैं, बट इसके अलावा मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिप भी बताऊंगी इस एग्जाम को क्रैक करने का। देखो जो हमारे ओपन वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं होती, बट आपका पेपर प्रेजेंटेबल होना चाहिए। कुछ को लगता है कि हम बस शीटें भर दें, शीटें भरने से हमारा पेपर निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, गलतफहमी आपकी बहुत बड़ी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कई बच्चे बहुत मेहनत भी करते हैं, लिखते भी हैं, बट कई बार ना पेपर उनका प्रेजेंटेबल नहीं होता। तो पेपर प्रेजेंटेबल ना होने की वजह से टीचर का ना चेक करने का दिल नहीं करता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन के आंसर को लिखने का सही तरीका फॉलो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो सही तरीका क्या है? वो सही तरीका है, सबसे पहला आप किसी भी क्वेश्चन में पहले इंट्रोडक्शन देंगे। कभी भी आप जब आंसर लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप देंगे उसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आप उसका मीनिंग देंगे, आप उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर आपसे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है, प्रॉब्लम्स पूछी है, सोल्यूशंस पूछे हैं, वो सब आप लाइन वाइज लिखेंगे सिंक्रोनाइजेशन ऑर्डर में। और उसके बाद आप उसको कंक्लूड करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन का एक पैसेज बनाएंगे, उसमें 2 या 2 से ज्यादा लाइन, 3-4 लाइन, आप जितनी आपके पास है उतना आप लिख देंगे। नहीं आ रहा आपको कंक्लूजन लिखना, ऊपर जितना आपने आंसर लिखा उसमें से 2-2 लाइनें निकाल के नीचे कंक्लूजन में डाल देंगे। तो किसी भी आंसर की फ्रेमिंग के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, उसकी प्रॉब्लम, सोल्यूशन, सब कुछ उसके अंदर डालें और फाइनली आप उसका कंक्लूजन देंगे। और एक तरीका और क्या है कि आप उसके अंदर फ्लो चार्ट्स दे सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो चार्ट्स? फ्लो चार्ट्स का मतलब होता है, जैसे आपने एल्गोरिथम्स टेबल देखी होंगी, आपने फ्लो चार्ट्स में क्या होता है, जैसे आपने एक बॉक्स बनाया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ उसमें से ब्रांचेस निकाली और छोटे छोटे आपने क्लाउड्स बना दिए या कुछ बना दिए। तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं आपके पेपर के लेंथ को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ आपके पेपर की प्रेजेंटेशन के लिए। तो दीज टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई यूज इन my exams, I am telling you the same thing. I get good marks, so I want
want you to get good marks too. तो इस वजह से मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग अपने आंसर शीट्स को जितना हो सके प्रेजेंटेबल बनाएं. That's all for today's video. In my next video I will try to cover 3-4 more topics. Okay, till then, thank you.